सॉरी गाइस, मुझे पहले से ही पता है कि ये सीरीज पहले से ही एक्सप्लेन्ड है, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इसे कंप्लीट करूंगा। और मैंने अपना पहले ही शेड्यूल बना लिया था और फैसला कर लिया था कि अगर ये पहले से भी एक्सप्लेन्ड होगी तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो इसीलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो लोग बाइलोंग सिटी के अंदर रुके हुए थे और वहाँ पे अलर्ट एक्टिवेट कर दिया गया था और एक सील्ड बना दी गई थी और सील हटने के बाद ही सब लोग जा सकते थे। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि सिटी के ऊपर एक और मॉन्स्टर अटैक हो जाता है। वो सभी मॉन्स्टर काफी ज्यादा शक्तिशाली थे और आसानी के साथ ही उस शील्ड को तोड़ देते हैं, अंदर घुस के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। वहीं पे डुआन को ऐसा लगता है कि फेंग चाहता है कि डुआन जाके आगे लड़ाई करे, क्योंकि वो डुआन की ताकत को टेस्ट करना चाहता है। इसीलिए वो फेंग से कहता है कि वो अकेले इन सभी चीजों को संभाल लेगा, उसे उंगली करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम लोग मॉन्स्टर्स को देखते हैं और उनके ऊपर आम हमले कोई भी असर नहीं कर रहे थे और वो उल्टा हंटर्स के ऊपर हमला करके उन्हें बुरी तरीके से डैमेज कर रहे थे। इसीलिए वो बेचारे मामूली हंटर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि अब वो लोग क्या करेंगे। वहीं पे उन मॉन्स्टर्स का लीडर इंसानों की तरफ आगे बढ़ने लगता है, ये कहते हुए कि उसे लगा था कि यहाँ पे इंसान ताकतवर होंगे, लेकिन ये तो बस चींटी हैं। जिसके बाद वो अपना हथियार लेके एक लड़की के ऊपर हमला करके उसे मारने वाला था और वो उस लड़की के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन सही टाइम पे डुआन वहाँ पे आ जाता है और वो हमले को ब्लॉक कर लेता है। वहीं पे उस मॉन्स्टर के ऊपर वो एक हल्का सा झटका देता है, जिससे वो पीछे की तरफ जा गिरता है। जिसके बाद डुआन अपने ट्विन ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है और उसे गाजर मूली की तरह काट के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और इसी तरीके से डुआन उस मॉन्स्टर को मार गिराता है। वहीं पे पेंग पहले तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद जो भी मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आए थे वो सभी दोबारा वहाँ से भाग जाते हैं। डुआन फेंग के पास जाता है तो फेंग उसकी तारीफ करता है और उसे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद फेंग के पास उसकी लूट आती है, जो कि असल में एक स्किल बुक थी और साथ ही में एक सील्ड टोकन था। जिसके बाद उन दोनों के पास सिटी का मेयर आता है, जहाँ पे वो उन दोनों से बात करना चाहता था। लेकिन जब जब वो फेंग को देखता है तब उसे ऐसा लगता है कि फेंग उसे कच्चा चपा जाएगा। इसीलिए वो फेंग से काफी मीठे तरीके से बात करता है और उसे साथ ही में एक सुप्रीम कार्ड देता है, जो कि एक्सचेंज टावर के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता था। और वो साथ ही में उन दोनों को वहां से भेजने के लिए ट्रैवल स्कोर भी देता है। ट्रैवल स्क्रोल काफी ज्यादा कमाल की चीज है, ये लाखों मीटर्स की दूरी को यूं चुटकियों में पार कर सकता है। जिसके बाद वो दोनों उसी का इस्तेमाल करते हुए वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद हम लोग यूए की टीम को देखते हैं, जो कि यहाँ पे एक रेड करने के लिए आए थे और उसी टाइम पे डुआन और फेंग दोनों स्क्रोल का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर से निकलते हैं और यूए को ऐसा महसूस होता है कि दोनों में से एक फेंग है। तो फिर जाओ यूए से कहता है कि वो स्क्रोल काफी ज्यादा महंगा होता है और तुम्हारा दोस्त उसके पास इतने पैसे ही नहीं होंगे कि वो उसे अफोर्ड कर सके। तो फिर यूए पीछे मुड़ के उसे घूर के देखती है। इसके बाद वो लोग वहाँ पे यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने लगते हैं कि कौन कहाँ पे जाएगा और यूनिवर्सिटी जाने के लिए इन लोगों को एस या फिर ए ग्रेड का होना पड़ेगा। इसके बाद सभी लोग यूए की तरफ देखते हैं, तब यूए का मुंह लटका हुआ था और वो लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है। हिडन प्रोफेशन को अवेकन करने वाला है, जिससे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनमें से किसी ने भी हिडन प्रोफेशन को अवेकन करने के बारे में नहीं सुना था। हमें बताया जाता है कि यूए जब अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए गई थी तब उसे पता चला था कि वो हिडन प्रोफेशन को अवेकन कर सकती है और ये सब कुछ उस एम्बलप की वजह से हो रहा था जो फेंग ने यूए को दिया हुआ था। वे पे जाओ यूए से कहता है कि उसे सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिसपे यूए कहती है कि अपना काम देखो, मुझे ऊपर चिंता मत करो। तो फिर जाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि यूए उसे बहुत ज्यादा इग्नोर कर रही थी और वो फैसला करता है कि उसे भी किसी कीमत पे किसी ऐसे बंदे को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास ऐसा एम्बलप हो जो हिडन प्रोफेशन को देता हो। उसी टाइम पे हम लोग फेंग को देखते हैं और उसने जो फॉनल एंजल को हराया था, तो फिर उसे उसकी तरफ से जो एम्बलप मिला था वो उसे कंज्यूम कर लेता है और उसे कंज्यूम करने के बाद उसके एट्रीब्यूट्स कुछ पॉइंट तक बढ़ जाते हैं और साथ ही में एक नया फॉरबिडन स्पेल भी मिल जाता है। वहीं पे डुआन उसका बाहर इंतजार कर रहा था और वहाँ पे सिस्टर सूलैन को देखते हैं, जो कि डुआन को देख के हैरान होती है और वो उससे ज्यादा हैरान इस बात से होती है कि वो निंगफेंग को गार्ड कर रहा है। इसके बाद सिस्टर सूलन टीचर की से कहती हैं कि उनका लड़का कुछ ज्यादा सीधा नहीं है। तो फिर टीचर की उसे कहती हैं कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो खुद जाके फेंग से पूछेंगे और उन्हें पूरा यकीन है कि फेंग कोई बुरा इंसान नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फेंग डुआन के साथ कहीं पे जा रहा था और उसी टाइम पे टीचर की उसके पास आती है और उसे बताती है कि उन्हें फेंग के साथ कोई काम करना है। तो फिर डुआन वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद टीचर की फेंग से कहती है कि तुमने अपना फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पूरा कर लिया है ना, जिससे फेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि
टीचर को इसके बारे में कैसे पता चला, लेकिन वो टीचर के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करता है, इसीलिए वो उन्हें बता देता है कि उसने पूरा कर लिया है और वो कुछ लोगों से ज्यादा अलग है। टीचर की फेंग को समझाती है कि वो यहाँ पे किसी काम से आई हैं और वो एक चीज को कंफर्म करना चाहती हैं कि कहीं फेंग पावर ऑफ डार्कनेस के चक्कर में तो नहीं आ गया है। पावर ऑफ डार्कनेस का यूज करने के बाद लोग म्यूटेट हो जाते हैं, जिसपे फेंग आगे से बताता है कि उसने कभी इस बारे में सुना ही नहीं है और उसे म्यूटेंट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो फिर टीचर की अपने पास से एक ब्लैक स्टोन निकालती हैं और वो फेंग से कहती हैं कि इसके ऊपर हाथ रखो और अभी की अभी यहाँ पे टेस्ट करो और ये बता देगा कि तुम्हारे अंदर कितनी ज्यादा डार्कनेस है। वहीं पे टियान हेजिटेशन करने लगता है तो सिस्टर की को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन टियान बाद में अपना हाथ रखने के लिए मान जाता है और वो जैसे ही पत्थर को छूता है तो वो बेचारा पत्थर ब्लास्ट कर जाता है, जिससे वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और जब फेंग पूछता है कि इसका मतलब क्या है तो टीचर की उस बारे में याद करती हैं जब सोलान ने उन्हें बताया था जिनके अंदर डार्कनेस होगी, अगर वो लोग इस पत्थर को छुएंगे तो ये हल्का सा हिलेगा और ये जितने ज्यादा हिलेगा ये उतना ज्यादा दर्शाएगा कि डार्कनेस कितनी ज्यादा है। लेकिन फेंग के मामले में ये तो ब्लास्ट कर गया। फेंग टीचर की से पूछता है कि वो उसे काफी टाइम से जानती है और उन्हें पता है कि फेंग कोई भी उल्टा सीधा काम नहीं करेगा। टीचर की उसे यकीन दिलाती है कि वो उसके ऊपर अभी भी भरोसा करती हैं, लेकिन उन्हें इस बारे में रिपोर्ट करनी ही पड़ेगी, जिसके बाद हायर अप से डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। फेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर यहाँ पे ज्यादा बवाल बढ़ता है तो वो सिटी छोड़ के ही चला जाएगा। इसके बाद टीचर के जाने से पहले फेंग को गिफ्ट के तौर पे एक स्किल बुक देखी जाती है, जो कि फेंग खुशी खुशी अपने पास रख लेता है। साथ ही में फेंग ने भी टीचर की के लिए एक गिफ्ट तैयार किया था, जो कि एक ऑरेंज आइटम था और टीचर की उसे देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि ये काफी ज्यादा महंगा आता है। फेंग उसे बताता है कि ये काफी कमाल का आइटम है और वो किसी खतरनाक टाइम पे इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, जो कि उनकी पावर को काफी ज्यादा बढ़ा देगा। तो टीचर की उसे रख लेती हैं, जिसके बाद फेंग भी वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद टीचर की सोलान के पास जाती हैं और उसे पत्थर दिखाती हैं और पूछती हैं कि अब वो लोग फेंग के साथ क्या करेंगे। लेकिन सोलन पहले ही भाई घुसकी हुई थी क्योंकि लोग उसकी बात नहीं मान रहे थे, इसलिए वो फैसला करती है कि वो फेंग के साथ ही जाएगी और वो टीचर की को बताती है कि वो लोग फेंग के साथ अभी के लिए कुछ भी नहीं करेंगे और वो इन्वेस्टिगेशन को रोक देंगे। और वहीं पे सोलन अपने मन के अंदर सोचती है कि अगर फेंग अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहता है तो वो लोग उसके सीक्रेट्स के पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को अभी पावर की जरूरत है और वो किसी ऐसे को अपने खिलाफ बिल्कुल भी नहीं करेंगे जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद जब फेंग घर पे आता है तब उसका मुंह लटका हुआ था। डुआन से पूछता है कि क्या हुआ है, तो फिर फेंग बताता है कि अगर अथॉरिटीज को मेरे बारे में पता चल गया तो वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगी। वहीं पे डुआन को ये बात काफी अच्छे से समझ में आ रही थी क्योंकि लोग उसके भी पीछे पड़े रहते हैं, इसीलिए डुआन फेंग को एक आइडिया देता है कि अगर अथॉरिटीज ज्यादा उसके पीछे पड़ जाए तो वो मिस्टीरियस रियलम के अंदर जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे अथॉरिटीज बहुत ज्यादा कम आती हैं क्योंकि वहाँ पे लैक ऑफ रिसोर्स और ऊपर से डार्कनेस की वजह से। डुआन की एडवाइस लेके फेंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि डुआन सच में उसके काम में आ रहा है। इसके बाद डुआन एक सिटी के मेयर से मिलने के लिए जाता है और उस मेयर ने डुआन को यहाँ पे इसलिए बुलाया था क्योंकि उसने देखा था कि दूसरी सिटी में अटैक हुआ था और कैसे डुआन ने उसकी मदद की थी। इसीलिए वो मेयर भी डुआन और फेंग को अपने पास रखना चाहता था ताकि अगर उनकी सिटी के ऊपर भी हमला हो तो ये लोग मदद करने के लिए आ सके। डुआन उनके कार्ड को रख लेता है और उनसे कहता है कि वो अपने बॉस से पूछ के बताएगा, जिससे वो मेयर काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब संभावना बनी रही थी। जिसके बाद हम लोग यांग जिन को देखते हैं और चोट लगी होने के बावजूद वह काम पे आ गई थी, इसीलिए वही पहले वाली लड़की उसे उंगली करने लगती है और उसे बताती है कि उसका केयरटेकर यानी कि फेंग एक चोर है, इसीलिए अब उसे यहाँ पे ज्यादा कमीशन नहीं मिलेगा। तो फिर दोनों लड़कियां आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगती हैं इस बात को लेके कि फेंग चोर है और फेंग चोर नहीं है। जिसके बाद वो लड़की अपनी हद पार कर देती है तो वो ज्यादा बोलने लगती है और उसी टाइम पे फेंग वहाँ पे अपनी अर्थ स्किल का यूज करते हुए स्पाइक को उसके सामने से निकालता है और उसे कहता है कि तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा ही चल रहा है, इस पे जिप लगाया करो। तो फिर वो लड़की आगे से चिल्लाने लगती है कि इसको यहाँ पे अंदर आने कैसे दिया, गार्ड्स इसे उठा के बाहर फेंक दो। जिसके बाद वैंग भी वहाँ पे आ जाता है क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि फेंग असल में एक चोर है, तो फिर वो लोग फेंग को यहाँ से भगाने लगते हैं। जिसके बाद दो गार्ड्स आगे बढ़ते हैं फेंग को बाहर फेंकने के लिए, तो फेंग अपने पास से सुप्रीम कार्ड को बाहर निकालता है जो कि उन लोगों को दिया जाता है जो कि ट्रेड सेंटर के बहुत ज्यादा खास गेस्ट माने जाते हैं। और उस कार्ड को देखते ही वो दोनों गेस्ट रुक जाते हैं और वहीं पे ये दोनों भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन फेंग को ऐसा लगता है कि फेंग ने ये कार्ड भी चुराया है, इसीलिए वो लोग उसके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। इसके बाद फेंग सीधा सिटी के मेयर के पास कॉल करता है और उससे कहता है क्या उसने हाल ही में किसी को अपना कार्ड दिया है। तो फिर वो बताता है कि उसने दिया है और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना, और अगर उसे कोई भी परेशानी हुई तो वो सीधा उसकी नौकरी खा जाएगा। इससे फेंग काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन उसे अभी भी फेंग के ऊपर शक था, इसलिए वो फैसला करता है कि वो यहाँ पे डुआन को बुला लेगा। इसके बाद डुआन आके फेंग के साथ खुद ही निपटेगा। इसके बाद हम लोग फेंग और यांग जिन को देखते हैं जो कि वेटिंग एरिया के अंदर वेट कर रहे थे और उसी टाइम पे वहाँ पे
पे मेयर और डुवान भागते हुए आते हैं, जो कि आते ही सीधा उस लड़की को घूर के देखने लगते हैं। उस लड़की को समझ में नहीं आता है कि उसे क्यों घूरा जा रहा है, तो वो वेंग की तरफ देखती है तो वेंग तो भाई डर के मारे वहीं पे दुबक के बैठ चुका था। इसके बाद मेयर उन दोनों को काम से बाहर निकाल देता है और कहता है कि अब अपनी शकल यहाँ पे मत दिखाई देना। इसके बाद वो लोग सीधा मेयर के रूम के अंदर जाते हैं, जहाँ पे वो लोग अच्छे से बात कर रहे थे। वहीं पे फेंग उन्हें बताता है कि वो यहाँ पे एंड गेम रेलिक को ढूंढने के लिए आया है, लेकिन मेयर ने कभी ऐसे इक्विपमेंट के बारे में सुना भी नहीं था। इसीलिए फेंग उन्हें मना कर देता है और कहता है कि उसने इस चीज के बारे में ऑनलाइन देखा था। इसके बाद हमें बताया जाता है कि टीचर की ने फेंग को जो स्किल बुक दी थी उसको अच्छी तरीके से सीखने के लिए एंड गेम रेलिक की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए फेंग को वो रेलिक चाहिए था। जिसके बाद मेयर फेंग से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उन्हें भरोसा होगा कि फेंग आता जाता रहेगा। जिसके बाद वो स्क्रॉल का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद फेंग और डुवान उसके विला के अंदर जाते हैं जो सिटी वालों ने डुवान को खरीद के दिया है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फेमस और पावरफुल है। वहीं पे फेंग को ये विला काफी ज्यादा पसंद आता है तो डुवान उसे देने लगता है, लेकिन फेंग उसे मना कर देता है और कहता है कि अभी उसे जरूरत नहीं है, और मन के अंदर सोचता है कि अगर उसे विला की जरूरत पड़ेगी तो वो बिना किसी दिक्कत के खरीद सकता है, क्योंकि उसके पास अभी पैसों की कमी नहीं है। उसी टाइम पे डुवान के पास मेयर की तरफ से कॉल आता है, जो उसे बताते हैं कि इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ पे आई है और सिटी के अंदर जो भी बवाल हुए हैं वो उनके बारे में उसे पूछताछ करके इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना चाहते थे। डुवान को पता था कि इससे फेंग के ऊपर असर पड़ सकता है, इसीलिए वो मेयर से कह देता है कि वो फेंग से पूछने के बाद ही उसे बताएगा कि आगे क्या करना है। जिसके बाद हम लोग उस जगह को देखते हैं जहाँ पे इन सभी बातों की पूछताछ की जा रही थी। वहीं पे सिस्टर सुलैन भी खड़ी थी और जब उनसे म्यूटेंट के बारे में यानी कि फेंग के बारे में पूछा जाता है तो वो आगे से फेंग के बारे में कोई भी चीज नहीं बताती हैं। इससे टीचर की काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि कम से कम फेंग इन सभी चीजों के बवाल में नहीं पड़ रहा है। जिसके बाद वहाँ पे वही मेयर आता है जिसने डुवान को कॉल लगाया था और वो आके इन लोगों को बताता है कि डुवान यहाँ पे नहीं आएगा, उसे कोई जरूरी काम आ गया है, यानी कि फेंग ने डुवान को जाने से मना कर दिया। उन्हीं में से एक हंटर था जो कि कुछ ज्यादा ही पावरफुल था और वो इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि डुवान जैसे लोग जो कि थोड़े ही ताकतवर हुए हैं और एक गिल्ड को मना करने के लिए इतनी ज्यादा जरूरत करते हैं, तो वो फैसला करता है कि वो खुद ही जाएगा वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जिसके बाद वो उसी डंजन के अंदर आ जाता है जिसको फेंग ने एक बार डिस्ट्रॉय किया था, ग्रेव वाली। इसके बाद वो जैसे ही उस डंजन के अंदर जाता है तब उसे वहाँ पे डार्क पावर दिखाई देती है जो कि फेंग के धमाकों की वजह से जमीन के अंदर से निकल रही थी, और वो उसको देख के पागलों की तरह हंसने लगता है। और उसी टाइम पे एक गड्ढे के अंदर से एक बहुत ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर भी बाहर निकलता है, तो वो उसको देख के भी और ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये किंग लेवल का थ्रेट था और अगर ये इसे एब्जॉर्ब कर लेगा तो कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली हो जाएगा। इसके बाद हम लोग फेंग को देखते हैं जो कि गेम खेल रहा था। उसी टाइम पे सिस्टम उसे बताता है कि एंड गेम रेलिक का पता चल चुका है, तो फिर फेंग जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और उसे लेने के लिए वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम लोग उसी डंजन को देखते हैं तो उस डंजन के अंदर से वही मॉन्स्टर बाहर निकलता है जिसकी मुलाकात उस हंटर से हुई थी और उस मॉन्स्टर ने उस हंटर को एब्जॉर्ब कर लिया था। अब वो उसकी मदद से ज्यादा शक्तिशाली होकर बाहर निकल आया था। वहीं पे अथॉरिटीज को जैसे भी इसके बारे में पता चलता है तो वो आम नागरिक की सुरक्षा के लिए वहाँ पे हंटर्स को लगा देते हैं और उन्हें आगे जाने से मना करने लगते हैं। इसीलिए फेंग गाड़ी से निकलता है और वो पैदल ही आगे बढ़ने लगता है। जिसके बाद हम लोग उस हंटर और मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। इसलिए वहाँ पे सुलन उसके असिस्टेंट और टीचर की आ गए थे उसे रोकने के लिए। हमें इनकी फाइट नहीं दिखाई जाती है, बस इतना दिखाया जाता है कि सुलन बुरी तरीके से हार गई है और टीचर की उसे हील करने की कोशिश कर रही है। और सुलन जैसे ही हल्का सा ठीक होती है तो वो दोबारा मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ने लगती है और वो फैसला करती है कि वो डुवान के साथ मिलकर उस मॉन्स्टर को हराएगी, क्योंकि अगर डुवान उसे अकेला भेड़ेगा तो वो शायद उस मॉन्स्टर से हार सकता है, और अगर वो दोनों मिलके भी उसे हरा नहीं पाते हैं तो फिर फेंग ही उनकी लास्ट होप बचता है जो उसे हरा पाएगा। उसी टाइम पे हम लोग उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि हमला करते हुए लगातार आगे की तरफ बढ़ते जा रहा था और वहीं पे उस हंटर की हालत खराब हो गई थी। इसके बाद वो मॉन्स्टर एक जगह पे रुकता है और अपने सामने की तरफ देखता है तो उसके सामने फेंग खड़ा था, वो भी चुपचाप। इसके बाद वो मॉन्स्टर अपने हाथ को लेके फेंग के ऊपर हमला कर देता है और बहुत ज्यादा पावरफुल हमला करता है, लेकिन फेंग को कुछ भी नहीं होता है क्योंकि डिफेंस अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है। और उसी टाइम पे सिस्टम फेंग से पूछता है क्या वो एंड गेम रेलिक को एब्जॉर्ब करना चाहता है, तो फेंग यस कर देता है और वो जैसे ही यस दबाता है तो उसके अंदर से एनर्जी बाहर निकलती है जो कि उस मॉन्स्टर को जाके लगती है और उस मॉन्स्टर के धीरे धीरे जो सिंक के ऊपर लगे हुए टुकड़े थे वो अलग होने लगते हैं और उन टुकड़ों के अंदर से एक अजीब सी मेमोरी दिखाई देती है जिनको फेंग अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हुए जा रहा था। उस मेमोरी के अंदर भी एक हंटर था जो कि मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, वो भी बहुत ज्यादा, और वो जैसे ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो सिस्टम उसे बताता है कि उसका एट्रीब्यूट 100% से ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया है और उसकी पावर बढ़ गई है। वहीं पे फेंग को पता चलता है कि उसने जिस एट्रीब्यूट को एब्जॉर्ब किया है वो कुछ मेमोरीज हैं और इमेजेस हैं जो उसके दिमाग के अंदर इधर उधर चल रही हैं
उसी टाइम पे वहाँ पे डुआन आता है तो फेंग उसे बताता है कि उसका सामना एक मॉन्स्टर से हो गया था, लेकिन उसने उसकी चटनी बना दी है। जिसके बाद उस मॉन्स्टर के अंदर से वही हंटर बाहर निकलता है जो कि पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए आया था। जिसके बाद फेंग वहाँ से जाते हुए डुआन से कह के जाता है कि बाकी काम मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, और इतना कहने के बाद वो वहाँ से तेजी से बाहर निकल जाता है। और क्योंकि उसके एट्रीब्यूट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं तो उसकी रफ्तार भी बहुत ज्यादा तेज होती है, जो कि एक मेज के लिए बहुत ज्यादा कम है। इसीलिए डुआन इस बात को देख के हैरान होता है कि फेंग एक मेज होने के बावजूद इतनी तेजी के साथ कैसे उड़ते हुए जा सकता है। जिसके बाद हम लोग जेल को देखते हैं जहाँ पे उस हंटर को बंद कर दिया गया था पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल करने की वजह से। और उस हंटर ने बताया था कि वो वहाँ पे सीक्रेट रियलम के अंदर गया था ताकि वो डार्क पावर का इस्तेमाल कर सके, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे ही इस्तेमाल कर लेता है। जिसके बाद वो हमला करने के लिए बाहर निकलता है। वहीं पे वो मेयर काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि फेंग जो कि मिस्टीरियस पावर हाउस था उसने उनकी सिटी को बचा लिया था। मेयर डुआन से पूछता है क्या उसकी मुलाकात मिस्टीरियस पावर हाउस से हुई है। डुआन बताता है कि हाँ, एक दो बार हुई है। और उसी टाइम पे हम लोग मिस्टीरियस पावर हाउस को देखते हैं जो कि बाथरूम के अंदर नंगे नहा रहे थे। वहीं पे डुआन ने जिन एंड गेम रेलिक को एब्जॉर्ब किया था वो असल में मेमोरीज के फ्रेगमेंट थे, जिनके अंदर भी इसी तरीके की कोई दूसरी दुनिया थी जहाँ पे वो लोग मिस्टीरियस मॉन्स्टर के खिलाफ फाइट कर रहे थे। लेकिन डुआन को उन मेमोरीज के टुकड़ों से ये बात पता चली थी कि उनका जो प्रोफेशन और अवेकन का लेवल था वो बहुत ज्यादा हाई था। वहीं पे इंसानों ने अभी तक उस लेवल को अचीव नहीं किया था, यानी कि अभी तक इंसानों ने अपने पोटेंशियल को पूरी तरीके से यूज ही नहीं किया था। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंसान पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे और सभी लोग मारे जाएंगे। हालांकि फेंग तो सरवाइव कर लेगा, लेकिन वो दुनिया के अंदर अकेला थोड़ी ना जिएगा। इसीलिए फेंग फैसला करता है कि वो लोगों की मदद करेगा उस नॉलेज का इस्तेमाल करके लोगों के पोटेंशियल को पूरी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन वो शुरुआत अपने आसपास के लोगों से करेगा। उसी टाइम पे हम लोग यूए को देखते हैं जिसने सक्सेसफुली अपग्रेड को अचीव कर लिया था और उसने अपने हिडन प्रोफेशन को भी अवेकन कर लिया था। जिसके बाद यूए फेंग को कॉल लगाती है और उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है और फेंग भी डिनर को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद जब वो एक्सचेंज टावर से बाहर निकलती है और बाकी लोगों से मिलती है तो वो लोग उसे कंग्रेचुलेट करते हैं हिडन प्रोफेशन को अवेकन करने के लिए। वहीं पे जाओ उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है, लेकिन यूए उसे मना कर देती है क्योंकि उसने डेट पहले ही फिक्स कर ली थी। इतना कहने के बाद वो उन लोगों को अकेला छोड़ के वहाँ से निकल जाती है, जिसे जाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि यूए हिडन प्रोफेशन को अवेकन करने के बाद काफी बदल गई है। हालांकि प्रिस्ट और बजरकर को ऐसा नहीं लगता है क्योंकि उसके पास कोई वजह हो सकती थी, लेकिन जाओ ने भड़काने लगता है। क्या उन्हें सच में लगता है कि यूए उनके साथ रहेगी जब वो हिडन प्रोफेशन को अवेकन कर लेगी? वो तो ताकतवर होती जा रही है, लेकिन उन लोगों का क्या वो लोग यूए के साथ मैचअप कर पाएंगे? और उसे डर है कि कहीं एक दिन वो टीम को सच में पूरी तरीके से छोड़ न दे। जिसके बाद हम लोग फेंग को यूए के साथ देखते हैं जहाँ पे वो डेट को एंजॉय कर रहा था और खाने को भाई पूरी तरीके से नोच रहा था और उसके सामने चिकन लेग पीस की जगह पे चिकन तगड़ा डाल दिया गया था। वहीं पे यूए अभी भी अपनी टीम की चिंता करती थी, इसीलिए वो फेंग से पूछती है क्या उसके पास कोई और एमएलएफ हो सकते हैं जो कि हिडन प्रोफेशन को अवेक करने में मदद कर सके, क्योंकि वो तो ताकतवर होती जा रही है लेकिन वो अपनी टीम को पीछे नहीं छोड़ सकती है। और अगर उसे एक बार किसी ऐसी जगह के बारे में पता चल जाता है जहाँ पे ये ऐसे एम्बलम मिल सकते हैं तो वो फेंग के लिए भी एक ढूंढ दी, क्या पता वो भी हिडन प्रोफेशन को अवेक कर सके। लेकिन फेंग यूए से कहता है कि उसे जरूरत नहीं है, वो बस इतना चाहता है कि यूए हमेशा उसे प्रोटेक्ट करे। लेकिन उसी टाइम पे यूए के सीने में दर्द होने लगता है। यूए बताती है कि जब वो एक मिशन को पूरा कर रही थी तब उसे चोट लग गई थी बस। उसी टाइम पे फेंग के पास किसी बंदे का कॉल आता है जो कि उसे धमकी कहता है और उसे कहता है कि वो एम्बुलेंस तुझे कहाँ से मिला, सारी इन्फॉर्मेशन दे दे, नहीं तो तेरे साथ जो हाल किया जाएगा वो किसी को भी बारे में पता नहीं चलेगा। यूए पूछती है क्या हुआ है तो फेंग उसे बताता है कि उसके साथ अभी क्या हुआ। ये उसे कहती है क्या उसने इसके किसी के बारे में बताया है। इस पे फेंग कहता है किससे फर्क पड़ता है, खाना खाओ और एंजॉय करो। लेकिन वो बंदा दोबारा फेंग को कॉल करता है और उसे कहता है कि देख बेटा तू अब तो तू गया। इसके बाद उन लोगों का डिनर खत्म हो जाता है तो फेंग वहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाता है और वो जैसे ही घर के अंदर घुसता है तब उसकी घर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वहाँ पे एक बंदा बाहर निकलता है जो कि हंटर या फिर असासिन था और वो फेंग से कहता है कि मैंने तुमसे फोन पे पूछा था लेकिन तुमने बताया नहीं, इसीलिए मुझे घर पे ही आना पड़ा तुम्हें तुम्हारे हिस्से का खाना देने के लिए। फेंग उसे पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा है तो वो कहता है कि तुम अपनी चिंता करो, तुम्हारे साथ जो हाल होगा वो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसी टाइम पे एक बंदा फेंग के ऊपर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है लेकिन फेंग उसके अटैक को डॉज करता है और उसके ऊपर एक कोहनी मारता है, जिससे वो दीवार से जा टकराता है और उसका सर दीवार से रखता है और वो वहीं पे ढेर हो जाता है। ये सब देख के उस बंदे की हवा टाइट हो जाती है क्योंकि वो अभी कुछ ज्यादा ही उड़ रहा था। वहीं पे फेंग को समझ में आ जाता है कि एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से उसकी सारी स्किल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और उसके सारे फिजिकल अटैक्स भी बढ़ गए हैं। वहीं पे उस बंदे को समझ में आ जाता है कि फेंग उसे कच्चा चबाने वाला है तो वो तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करने
लगता है और छलांग मार के जाने ही वाला था कि फेंग उसकी टांग पकड़ लेता है और उसे कहता है कि जो घर में अकच्छ मचाया है उसे साफ करके जाओ और ऊपर से घर में जो तोड़ फोड़ की है उसके लिए पैसे भी देके जाओ। तो वो दोनों अपने कपड़े और सारे पैसे उतार के साइड में रख देते हैं और फेंग से कहते हैं कि आप चड्डी भी उतार के दे दूं क्या भाई, पैदल जाऊंगा घर। इसके बाद फेंग उन दोनों से कहता है कि चलो अब बकना शुरू करो कि तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा था। तो फिर वो दोनों फेंग को बता देते हैं कि उन्हें जाओ ने भेजा था, जो कि लायन गिल्ड की तरफ से है, यूए वाली टीम के अंदर से। फेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि मेरे घर पे मेरे ऊपर ही उंगली करोगे, तो वो फैसला करता है कि वो जाओ को एक अच्छा सबक सिखाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फेंग अपनी नई स्किल का यूज करता है जो कि सोल सीजिंग डार्कनेस था, जिसकी मदद से फेंग किसी भी बंदे के ऊपर कुछ टाइम के लिए अपनी सोल को कंट्रोल कर सकता था। वैसे के लिए उन्हें मैनिपुलेट करके उनका इस्तेमाल कर सकता था। इसके बाद हम लोग उन कमीनों को देखते हैं जिन्होंने अभी तक ये सभी कांड किए थे और ऊपर से इन लोगों ने युवे को भी खतरे में डाल दिया था। जब युवे अपनी टास्क को पूरा कर रही थी तब इन लोगों ने मॉन्स्टर को जानबूझ के युवे के पीछे छोड़ दिया था ताकि वो घायल हो जाए, जिसके बाद जाओ हीरो वाला नाटक करके उसे पटा ले। लेकिन इन दोनों में से किसी भी ने नहीं सोचा था कि युवे बॉस के साथ लड़के उसे हरा ही देगी। उसी टाइम पे उन दोनों के सामने वही बंदा आता है जिनको इन लोगों ने भेजा था और वो उन दोनों को घूर के देख रहा था क्योंकि अभी इसे फेंग जो कंट्रोल कर रहा है और उसने सारी बातें सुन ली थी। क्योंकि जाओ को लगता है कि ये अभी भी उसका पालतू कुत्ता है, तो वो उसे सहलाते हुए कहता है कि ऐसे अचानक से हमें डराया मत करो, और क्या तुम्हें पता चला कि एम्बल अब कहाँ पे गया है। उसी टाइम पे फेंग बॉडी को कंट्रोल करते हुए उन दोनों को गले से पकड़ता है और ऊपर उठा के उनका गला दबाने लगता है और उन दोनों से कहता है कि उन्होंने युवे को चोट पहुंचाई है, इसीलिए उन दोनों को मौत तो आसानी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अब उन लोगों को मौत से भी ज्यादा दर्द महसूस करना पड़ेगा। इसके बाद फेंग फॉरबिडन स्किल या फिर अलग स्किल का यूज करता है, लेकिन उनकी बॉडी और आत्मा अंदर से जलने लगती है। इसके बाद वो दोनों जल के वहीं पे भस्म हो जाते हैं और आखिरी बचा बंदा भी वहां से गायब हो जाता है। फेंग कहता है कि इनकी हिम्मत कैसे हुई, अब तो ये राख में भी बदल जाएंगे और ना ही कोई पीछे कभी सबूत छोड़ के जाएंगे, और इसी को कहते हैं कत्ल करना लेकिन चतुराई से। जिसके बाद फेंग अपना बोरिया बिस्तर उठाता है और डुआन के पास निकल जाता है उसके पास रहने के लिए, क्योंकि कोई बेवकूफ ही होगा जो कि फोर्थ पावर हाउस के पास हमला करने के बारे में सोचेगा। वहीं पे डुआन को जैसे ही पता चलता है कि फेंग ने किसी के ऊपर हमला किया था तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फेंग बताता है कि शांत हो जाओ, कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो डुआन से किसी एल्केमिस्ट के बारे में पूछता है जो बहुत ज्यादा स्किल्ड हो। डुआन बताता है कि वो कई सारे एल्केमिस्ट के बारे में जानता है, लेकिन उन्होंने पहले ही किसी गिल्ड को ज्वाइन कर लिया है। फेंग कहता है तो फिर वो मेरे किसी भी काम के नहीं है। इसके बाद फेंग हमें बताता है कि उसे एल्केमिस्ट की जरूरी क्यों है, क्योंकि उसने मेमोरीज के अंदर देखा था कि उस दुनिया के जो एल्केमिस्ट थे वो इस दुनिया के पाप थे, और वो जो एल्केमिस्ट पोशन बनाते थे उनका जो इफेक्ट था वो बहुत ज्यादा हाई हुआ करता था। लेकिन अगर एक बार एल्केमिस्ट, अब इस दुनिया की बात हो रही है, किसी फैमिली को ज्वाइन कर लेते हैं तो वो उनके गुलाम बन जाते हैं। इसलिए उनसे इन सभी चीजों के बारे में बात करना बहुत ज्यादा मुश्किल खड़ी कर सकता था। इसीलिए फेंग ने फैसला किया है कि वो किसी भी लालची मक्खी को अपने पास नहीं रखेगा। इसके बाद फेंग युवे के पास कॉल लगाता है और उससे एल्केमिस्ट के बारे में पूछता है, तो युवे बताती है कि उनकी टीम के अंदर जो प्रीस्ट है जो उसका बड़ा भाई एक स्किल्ड एल्केमिस्ट है और वो उनकी पार्टी को ज्वाइन भी करने वाला था, लेकिन जाओ ने अपनी टांग अड़ा दी ये कहते हुए कि उन्हें एल्केमिस्ट की क्या ही जरूरत थी। फेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि वो जाओ इनकी टीम के लिए बहुत बड़ा खतरा था, अच्छा हुआ कि मैंने पहले उसे निपटा दिया है। युवे उसे पूछती है कि उसे एल्केमिस्ट क्यों चाहिए, तो फेंग बताता है कि उसे कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं जो कि वो किसी एल्केमिस्ट को ढूंढना चाहता था। युवे कहती है कि तुम्हें वो सब कुछ प्रिस्क्रिप्शन घर पे ही मिले होंगे। फेंग आगे किसे कहता है कि हाँ, जब मैं घर की साफ सफाई कर रहा था तब मुझे मिले थे। इसके बाद फेंग की मुलाकात उस एल्केमिस्ट से होती है जिसका नाम जुवी था। वह फिर जुवी फेंग से पूछता है कि तुम्हें कौन से प्रिस्क्रिप्शन चाहिए थे और तुम्हें कौन सा पोशन बनाना है। वहीं पे हम लोग जू को देखते हैं जिसको भाई बाहर फेंक दिया गया था क्योंकि वो काम को ठीक से करने नहीं देती है। वहीं पे जुवी फेंग से पूछता है कि वो किस टाइप के पोशन को बनाना चाहता है। फेंग उसे बताता है कि मैं ऐसा पोशन बनाने वाला हूँ जिसका इफेक्ट ये होगा कि वो एक्सपीरियंस 100% से बढ़ा देगा। ये सुन के ही जुवी की आंखें बाहर आ जाती हैं और वो फेंग को बताता है कि आजकल के जो ऐसे पोशन होते हैं वो इफेक्ट को मैक्सिमम 40% तक ही बढ़ा पाते हैं, और अगर यहाँ पे कई इस टाइप का पोशन होता जो कि बूस्ट को 100% तक बढ़ा देता है तो प्रोफेशन बहुत जल्दी लेवल अप हो जाते हैं। फेंग आगे से कहता है कि इसीलिए तो मैं यहाँ पे एडवाइस को लेने के लिए आया हूँ। इसके बाद जुवी फेंग से कहता है कि तुम मुझे वो प्रिस्क्रिप्शन दो, मैं ऊपर जाके टेस्ट करता हूँ। इसके बाद वो छत पे चला जाता है और पोशन को बनाने लगता है। अगला सीन 2-3 घंटों के बाद का होता है जहाँ पे वो लोग बाहर बैठे हुए थे और उन्हें बाहर से बहुत ज्यादा आवाजें आ रही थी, और जब वो लोग ऊपर जाके देखते हैं तब उन्हें दिखाई देता है कि एक स्लाइम मॉन्स्टर अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भाग रहा था। उसी टाइम पे जुवी उसके ऊपर हमला करता है और बेचारे के चीथड़े उड़ा देता है। इसके बाद जुवी आगे से हंसते हुए कहता है कि ये हो गया, जो पोशन हमने बनाया था उसका
उसका इफेक्ट 100% तक बढ़ गया है। वहीं पे जू और युवे को कुछ समझ में ही नहीं आता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। इसके बाद जूवी फेंग से कहता है कि वो लोग कामयाब हो गए ऐसा पोशन बनाने के लिए। इसके बाद वो एक्साइटमेंट में एक और फायरबॉल का इस्तेमाल करता है और अपनी लैब के अंदर रखे हुए स्लाइम्स के चीथड़े उड़ाने लगता है, जिससे उसकी बहन काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उसका भाई अपनी लैब को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है और वो इसकी साफ सफाई जबान से चाट के करता है। इसके बाद दोनों लड़कियों को जैसे ही इस पोशन के बारे में पता चलता है तो वो दोनों चिल्लाने लगती हैं। जूवी उन दोनों से कहता है कि आवाज थोड़ा नीचे रखो, ये बात अभी भी सीक्रेट है और उन्हें इस बात को सीक्रेट ही रखना है। जूवी फेंग से पूछता है कि अब वो क्या करने वाला है। अगर वो इस पोशन को मार्केट के अंदर बेचेगा तो वो अंधा पैसा कमाएगा और 2 दिनों के अंदर ही अंबानी बन जाएगा। फेंग उन लोगों से कहता है कि वो सबसे पहले पोशन को एक्सपेरिमेंट करना चाहता है और वो सबसे पहले अपने लोगों को देगा पोशन, जिसके बाद वो इन्हें बेचने के बारे में सोचेगा। जो उसे पूछती है बॉस क्या मैं तुम्हारे लोगों में आती हूँ? फेंग उससे कहता है हाँ भाई हाँ, जिससे जू काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि अगर फेंग जैसा कोई उनका बॉस बनता है तो वो लोग फ्यूचर में और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। फेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर वो इस तरह के प्रोडक्ट या फिर पोशन को मार्केट के अंदर लॉन्च कर देता है तो कई सारे लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं और वो उल्टा फेंग के गले के ऊपर ही चढ़ जाएंगे और उसके सर के ऊपर नाचने लगेंगे। इसीलिए वो उसका सबसे पहले इस्तेमाल अपने आसपास के लोगों के ऊपर करेगा जो उसे सेफ्टी देंगे। फेंग उन लोगों से कहता है बजरकर जियांगसू तुम लोग उसे भी पोशन के अंदर ऐड कर लो, जिससे वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं क्योंकि उन्हें उसकी चिंता हो रही थी कि कहीं वो पीछे न छूट जाए। फेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसको ऐड करना कोई बुरी चीज नहीं है और वैसे भी उसका यूए के साथ अच्छा कनेक्शन है। वे वो जूवी फेंग से पूछता है कि उसके पास और भी पोशन के प्रिस्क्रिप्शन है। इस पे फेंग उसे अपने पास से प्रिस्क्रिप्शन निकालता है और उसे दे देता है। जूवी इन्हें चेक करता है और फेंग को बताता है कि इनके अंदर कई सारे मटेरियल्स हैं जिनके बारे में उसने कभी पढ़ा भी नहीं है, तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा इन्हें बनाने से पहले अच्छे से समझने के लिए। फेंग मन में सोचता है कि ये बात सेंस भी बनाती है क्योंकि ये सभी प्रिस्क्रिप्शन दूसरी दुनिया से लाए गए हैं। इसके बाद यूए वहाँ पे एक आइडिया देती है क्योंकि वो लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं तो फिर उन्हें एक साथ लेवल अप करने के लिए जाना चाहिए ताकि वो लोग पोशन का फायदा उठा सके। इसके बाद यूए फेंग से कहती है कि तुम भी हमारे साथ चलने वाले हो। इसके बाद वो लोग फेंग की बात ही नहीं सुनते हैं और अपने में ही बात करने लगते हैं कि फेंग भी हमारे साथ चलने वाला है। इसके बाद हम लोग फेंग को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग कैंप में जाने के लिए बाहर ही खड़ा था। वहीं पे तभी बस के अंदर से उसके पुराने दोस्त जो कि स्कूल के अंदर पढ़ा करते थे वो जा रहे थे और वो सभी फेंग के ऊपर हंसते हुए निकल जाते हैं। इसके बाद हम लोग सीक्रेट रियलम को देखते हैं जहाँ पे स्कूल के बच्चों को भी भेजा जा रहा था ताकि वो भी अपना लेवल अप कर सके। वहीं पे टीचर की और फेंग के बाकी पुराने दोस्त सॉरी हरामी वो भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा। टीचर की उन्हें बताती है कि उन्हें थोड़ी देर बाद जाने अंदर दिया जाएगा क्योंकि वो लोग सेकंड ग्रुप के अंदर हैं। उन्हीं टाइम पे उन सभी की नजर फेंग के ऊपर पड़ती है जो कि यूए के ग्रुप के अंदर था और ये लोग फर्स्ट ग्रुप थे और वो उन लोगों के साथ सीक्रेट रियलम के अंदर चला जाता है। इससे वो सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि वो यूए का फायदा उठा के उसके साथ अंदर जा रहा है। फिर उसी टाइम पे वहाँ पे एक दूसरा ग्रुप आता है और वो भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली ग्रुप था और वो सभी भी बिना कुछ पूछे कुछ अंदर चले जाते हैं। हमें इस लड़की के द्वारा पता चलता है कि ये सभी लोग यूए की तरह ही नेशनल सुपरनोवा लिस्ट के अंदर है जो कि यूनिवर्सिटी का नाम है। भाई हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम मुक्यू है, इसका लिस्ट के अंदर रैंक 4था है। इसका नाम लीके है जो कि नोवा लिस्ट के अंदर 3रे नंबर पे है और इसका नाम यूनजाओ है जो कि लिस्ट के अंदर 2रे नंबर पे है और पहले नंबर पे हमारी यूए का नाम है। जिसके बाद हम लोग जियांगसू को देखते हैं जो कि एक मॉन्स्टर को मारता है तो फिर उसे 100% का एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है और वो इसे काफी ज्यादा खुश हो जाता है और चिल्ला के बात करने लगता है। जिसके बाद वो भी फेंग का फैन बन जाता है और उससे कहता है कि बॉस अब से हम आप सबकी शरण में हैं। वहीं पे यूए फेंग को काफी गौर से देख रही थी। दरअसल यूए को काफी अच्छे से पता था कि फेंग बहुत ज्यादा एंटी सोशल बंदा है। 16 साल की उम्र में जब वो फेलियर बना था यानी कि अवेकन नहीं हुआ था तब से ही लोगों ने उससे बात करना बंद कर दिया था और ये सच में बहुत कमाल की बात है। और यही कमाल की बात है कि फेंग इतना सब होने के बावजूद उनके साथ अच्छे से बात कर पा रहा है। इसके बाद यूए अपने लोगों को बुलाती है और उन्हें समझाती है कि वो लोग कैसे फाइट करेंगे क्योंकि उनके पास इस बार टैंक नहीं है और ना ही मेज है, इसीलिए उन लोगों को काफी संभल के फाइट करनी पड़ेगी और वो लोग इस बात को समझ जाते हैं। फेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि इन्हीं को लड़ने दो, मैं इनके साथ करके क्या ही करूंगा और वैसे भी फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल करूंगा तो फिर इन लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। इसके बाद यूए अपने धनुष का इस्तेमाल करते हुए मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देती है और वो लोग जैसे जैसे मॉन्स्टर्स को मारते जा रहे थे वैसे वैसे उन्हें एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते जा रहे थे। जो भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है उन्हें मारती है। जियांगसू भी अपनी बजर की एबिलिटी का यूज करते हुए मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करता है और उन्हें मारते जा रहा था। वहीं पे जुए भी अपनी स्किल्स का यूज करते हुए मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करता है और उन्हें मार देता है और एक्सपीरियंस पॉइंट बहुत ज्यादा मिलने की वजह से वो लोग बहुत जल्दी जल्दी लेवल भी कर रहे थे। वहीं पे जू और जियांगसू काफी ज्यादा
खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो दोनों यूनिवर्सिटी जा सकते थे। उसी टाइम पे उन लोगों को गुफा के अंदर से किसी की हंसने की आवाज आती है, जिसके बाद गुफा के अंदर से युवानजो बाहर निकलता है और वो उन लोगों से कहता है कि हंसना तो नहीं चाहता था, लेकिन हंसी आ ही गई जब मैंने सुना कि तुम जैसे लोग जो कि सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन को भी अचीव नहीं कर पाए हैं यूनिवर्सिटी जाने की बात कर रहे हैं। वो दोनों जैसे ही युवानजो को देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये बंदा सुपरनोवा लिस्ट के अंदर था। युवे जैसे ही उन लोगों को देखती है तो वो अपने लोगों से कहती है कि हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और कहीं और पे जाके लेवल अप करेंगे, लेकिन युवानजो आगे बढ़ता है और वो युवे को रोक देता है और उसे ऑफर देता है कि युवे उनकी टीम के अंदर आ सकती है तो फिर उसे बहुत ज्यादा फायदा होगा, लेकिन युवे साफ मना कर देती है और कहती है कि वो अपनी टीम के साथ ही खुश है। युवानजो उससे कहता है कि इतनी जल्दी मना न करो, पहले मुझे चीजों को एक्सप्लेन करने दो। युवानजो युवे को बताता है कि जो यूनिवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल की है, इसलिए वहाँ पे स्लॉट्स की बहुत ज्यादा कमी है और युवे अगर उन्हें ज्वाइन कर लेती है तो फिर उसके पास गोल्डन चांस आ सकता है कि शायद से उसे वो स्लॉट मिल जाए। और युवानजो ने युवे को इसलिए चुना है क्योंकि उसकी रेपुटेशन काफी ज्यादा हाई है और युवे की किस्मत ताकतवर बनना लिखा हुआ ही है और उसकी टीम की खातिर वो सिर्फ कमजोर है, जो कि इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा पाप है। युवे को इस चीज से काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो लड़ाई लड़ने के लिए जा ही रही थी, लेकिन युवानजो उसे समझा देता है कि इस जगह पे आर्चरर को फाइट नहीं करनी चाहिए। वहीं पे ज़ू भी उसे कहती है कि इन्हें इग्नोर करते हैं और हम लोग कहीं और पे जाके फाइट करते हैं। इसके बाद वो सभी लोग उन्हें इग्नोर करते हुए जाने लगते हैं, लेकिन उसी टाइम पे ली के फंग के सामने आ जाता है और उससे कहता है कि तू किधर जा रहा है बे। लेके उसे पूछता है क्या तुम जाओ हो? फंग कहता है कि नहीं, तो फिर वो उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि फिर तो तुम कचड़े हो। इसे फंग को भी गुस्सा आता है और उसकी आंखें जलने लगती हैं, लेकिन उसी टाइम पे जियांगसू आगे बढ़ता है और वो लड़ाई को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लेके को ताकत का कुछ ज्यादा ही घमंड था, इसीलिए वो जियांगसू के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है और जियांगसू उसे बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं कर पाता है और उसे काफी ज्यादा जोर से दर्द होने लगता है। ये वे उसकी मदद करने के लिए जाहिर रहे थे कि उसी टाइम पे उसके सामने युवानजो आके खड़ा हो जाता है। ये वे उसे कहती है सामने से हट जा, लेकिन जियांगसू ये वे से कहती है कि कोई बात नहीं है, वो ठीक है, लेकिन जियांगसू बिल्कुल भी ठीक नहीं था और उसकी पसलियां टूट गई थी। इसके बाद जियांगसू फेंग से कहता है कि वो यहाँ से निकल जाए क्योंकि वो नहीं चाहता था कि फेंग इन सभी मामलों के अंदर फंसे। वह फिर लेके उन लोगों की बेइज्जती करते हुए कहता है कि वो लोग लूजर्स हैं। जियांगसू को इससे गुस्सा आता है, जिसके बाद वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए लेके के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, तो लेके भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जियांगसू के ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और बेशक उसकी पावर ज्यादा होने की वजह से जियांगसू बुरी तरीके से घायल होने वाला था, लेकिन सही टाइम पे फेंग आगे बढ़ता है जो कि अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए लेके के पंच को ब्लॉक कर लेता है, जिससे लेके काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि एक मेज ने एक बजरगर के पंच को रोक लिया था और ऊपर से लेके हिल तक नहीं पा रहा था। इसके बाद फेंग उसे उठा के नीचे पटक देता है और उसकी पटकी हुई बॉडी को देख के कहता है कचड़ा। वहीं पे युवानजो लेके की तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि उसी टाइम पे युवे अपनी स्किल का यूज करते हुए उसके पिछवाड़े के ऊपर एक तीर घुसा देती है, इससे वो दर्द में ऊपर की तरफ उछल जाता है। वहीं पे मुकियो ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान हो गई थी कि एक मिच बजरगर को हरा सकता है एक आर्चरर जो कि ह्यूमन शील्ड के ऊपर भी क्लोज कॉम्बैट में हमला कर सकती है। जिसके बाद फेंग जो से कहता है कि जाओ और जाके जियांगसू को ठीक करो, जिसके बाद वो जाके जियांगसू को ठीक करती है। फेंग उससे पूछता है कि वो उन लोगों के साथ क्या करने वाला है, तो जियांगसू आगे से कहता है कि वो बस फेंग के ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। फेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि इन लोगों का रवैया मेरी तरफ बदल क्यों गया। इसके बाद फेंग जियांगसू से कहता है जाओ और जाके उसके सारे कपड़े और इक्विपमेंट छीन लो, वो लोग इसी तरीके से तुम्हें कंपनसेट करेंगे। वहीं पे युवानजो आगे से चिल्लाते हुए कहता है ये चोरी है चोरी। तो फिर फेंग उसके मुंह के पास एक जोरदार घूंसा मारता है और उससे कहता है क्या तुमने कुछ कहा। तो फिर युवानजो को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कुछ बोला नहीं जा सकता है और वो बड़े प्यार से फेंग से कहता है कि जो चाहिए वो ले लो। इसके बाद फेंग युवानजो को समझाता है कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है उसे सपना समझ के भूल जाओ और अगर बाहर कुछ भी उगला तो आंखों से हाथ धो बैठोगे। वहीं पे मुकियो काफी ज्यादा समझदार थी, इसीलिए उसने पहले ही अपने सारे इक्विपमेंट उतार के जो को दे दिए थे। इसके बाद फेंग अपने लोगों से कहता है कि चलो चलते हैं कहीं और वहाँ पे जाके लेवलिंग करते हैं। इसके बाद युवे को काफी ज्यादा शर्म आ रही थी क्योंकि वो अब तक फेंग को बचाने की कोशिश कर रही थी और उसे लेवल अप करने के लिए मदद करना चाहती थी, लेकिन इसके बावजूद वो फेंग के लिए काफी ज्यादा खुश है कि वो ताकतवर हो गया है। इसके बाद सभी लोग फेंग से पूछते हैं कि क्या वो यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना चाहता है या फिर किसी और गिल्ड को ज्वाइन करेगा। तो फेंग आगे से साफ मना कर देता है और कहता है कि उसका कुछ भी ज्वाइन करने का मन नहीं है, वो सिर्फ खुद को ताकतवर बनाना चाहता है बस। इसके बाद वो लोग फिर से लेवल अप करने के लिए निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद फेंग जाके डुआन से मिलता है, लेकिन फेंग इसके बावजूद काफी
ज्यादा उदास था क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन इसके बावजूद उसे जो एक्सपीरियंस पॉइंट मिले थे उनकी मदद से वो बस एक लेवल को ही इंक्रीज कर पाया था। इसीलिए जब तक वो किसी बॉस को नहीं हरा देता है तब तक वो लेवल अप नहीं कर पाएगा। इसके बाद फंग फैसला करता है कि वो यहाँ पे सबसे पहले अपने स्ट्रेस को रिलीज करेगा। इसके बाद वो डुआन के साथ गेम खेलता है, दिन भर पड़ा सोता है और डुआन के साथ बारबेक्यू एंजॉय करता है। और उसी टाइम पे उसके पास यांग जिन का कॉल आता है जो उसे बताती है कि यहाँ पे एक ऑक्शन होने वाला है जहाँ पे भारी भरकम सामान आएंगे और शायद से फंग के खातिर यहाँ पे कुछ अच्छा सामान मिल जाए। फंग उसे कहता है कि वो बिजी नहीं है, वो वहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद सिंह डायरेक्ट वहाँ पे पहुंच जाता है ट्रेड सेंटर के अंदर, जहाँ पे उसकी मुलाकात वहाँ के नए ओनर से होती है क्योंकि बैंक को हटा दिया गया था। वहीं पे उस नए ओनर को एकदम फुल रिस्ट्रिक्टेड इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि उसे फंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। इसके बाद फंग को टैब दिया जाता है जो कि ऑक्शन के अंदर आए हुए आइटम्स की लिस्ट थी। फंग उनको देख ही रहा था कि तभी उसे एक खतरनाक चीज दिखाई देती है जो कि और कुछ नहीं, एक्सपीरियंस गेन बूस्ट था जो कि फंग की तरह ही 100% बूस्ट पॉइंट बढ़ा देता था। फंग उसे देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और उन लोगों से पूछता है कि उन्हें ये कहाँ से मिला। तो फिर नया लीडर फंग को बताता है कि उन्हें ये अज़ुरे सार्फ गिल वालों ने दिया है। फंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उनके पास ये पोशन कहाँ से आ गया और उसे जुबी के ऊपर शक होने लगता है कि कहीं उसने उसे धोखा तो नहीं दिया या फिर उन लोगों ने जुबी को पीट के वो पोशन ले लिया है। जिसके बाद फंग बॉस से पूछता है क्या उन्होंने बताया कि उन्हें ये कहाँ से मिला है। तो फिर बॉस फंग को बताता है कि उन्होंने बताया था कि उन्हें ये पोशन ट्रायल ऑफ गॉड्स के टावर से मिला है। बॉस बताते हैं ट्रायल ऑफ गॉड्स एक ऐसा टावर है जहाँ पे फ्लोर्स की वजह से उसे डिवाइडेड किया गया है और हर किसी को वहाँ पे सिंगल ही जाना पड़ता है, तभी वो लोग फ्लोर्स को क्लियर कर पाएंगे। डुआन ने ये बात न्यूज के अंदर सुनी थी क्योंकि उसको भी इनवाइट किया गया था। ऐसा माना जाता है कि वो एक खास तरह की सीक्रेट रियलम है जो कि फोर्स के अंदर डिवाइडेड है और उसे बहुत ज्यादा पावरफुल सीक्रेट रियलम माना जा रहा है। फंग इस बारे में सोच ही रहा था कि उसे वहाँ पे जाना चाहिए। उसी टाइम पे सिस्टम उसे एक नया मिशन देता है कि उसे ट्रायल्स ऑफ द गॉड्स के अंदर जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके अपनी पावर को बढ़ाना पड़ेगा। फंग इससे खुश हो जाता है और कहता है कि ये सिस्टम तो बहुत ज्यादा चालाक है। जिसके बाद फंग उन लोगों को मना कर देता है और कहता है कि वो ऑक्शन को ज्वाइन नहीं करेगा। अगले सीन में हम लोग डुआन को देखते हैं जो कि ट्रायल्स ऑफ द गॉड्स के टावर के ऊपर रिसर्च कर रहा था इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए। इसके बाद उन लोगों को वेबसाइट से पता चलता है कि टावर के अंदर जाने के लिए उन्हें अज़ुरे सार्फ गिल्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी क्योंकि उन लोगों ने उसका कॉपीराइट ले रखा है। बिना उनकी मर्जी के कोई भी इंसान टावर ऑफ गॉड्स के अंदर नहीं जा सकता है। इसीलिए फंग को अंदर जाने से परमिशन तो मिलने से रही। इसीलिए फंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा अंदर जाने के लिए। जिसके बाद हम लोग फंग को देखते हैं जो कि टावर के अंदर जाने की कोशिश करता है, वो भी चुपके से स्पेस का इस्तेमाल करने से। लेकिन वो जैसे ही दरवाजे को पार खोलने की कोशिश करता है तो वहाँ पे पता नहीं कुछ होता है और फंग के ऊपर एक जोरदार धमाका होता है। यहाँ तक कि फंग का डिफेंस भी उसे रोक नहीं पाता है और फंग को एक गजब की चोट लगती है और वो धमाका इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि फंग दोबारा अपने कमरे में आ जाता है और नीचे जाके गिरता है और वहीं पे उसकी हालत पूरी तरीके से खराब हो गई थी। फंग अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं जैसे ही अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो एक एनर्जी मेरे ऊपर आके टकरा गए, यहाँ तक कि उसने मेरे शील्ड के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। आखिर तो था क्या। वहीं पे फंग के पास नोटिफिकेशन आता है इस सिस्टम के ऊपर 7 का डैमेज लगा है और वो बहुत ज्यादा बुरी हालात में है। फंग इससे और भी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन के अंदर सोचता है यहाँ तक कि सिस्टम भी अपने आप ही डैमेज हो गया। आखिर वो किस तरह की पावर थी। इसके बाद हम लोग टावर के गेट पे देखते हैं जहाँ पे धमाके की वजह से वो सभी लोग वहाँ पे आ गए थे। उनमें से जो प्रीस्ट था वो गार्ड्स को हील करता है। उस गार्ड को होश आता है तो वो उन लोगों को बताता शुरू करता है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे अज़ुरे सार्फ गिल्ड का लीडर और प्रेसिडेंट दोनों आ जाता है और इसका नाम मास्टर ही है। वो गार्ड उन्हें बताता है कि वो आराम से खड़ा ही था कि अचानक से धमाका हुआ और वो दोनों बेहोश हो गए। ये कहता है कि आज से पहले कभी भी कुछ ऐसा नहीं हुआ, क्या रियलम के अंदर कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। वहीं पे एक लड़की कहती है कि उन्हें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जिसके बाद वो लड़की अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए समय को कुछ टाइम के लिए पीछा करती है जो कि एक विंडो बना देता है। बेसिकली टाइम मशीन की तरह था लेकिन टाइम पीछे नहीं जाता है, बस एक विंडो के अंदर सीसीटीवी कैमरा की तरह रिकॉर्डिंग देख सकते हो। जिसके बाद उन लोगों को टियान दिखाई देता है और उसकी जो शील्ड थी वो भाई कुछ इस तरह की थी जो कि उसे एक भयानक गॉड की तरह बनाती है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि उनके सामने वो चीज आती है जिसने फंग के ऊपर हमला की थी। ये भी एक पावरफुल गॉड था जो कि फंग के ऊपर एक जोरदार हमला करता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की। जिसके बाद वो गॉड फैसला करता है कि मुझे उस ईवल गाय का पता लगाना ही पड़ेगा, मैं उसे
और ज्यादा दुनिया को डिस्ट्रॉय करने नहीं दे सकता हूँ। ये सब कुछ देख के ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इनका सामना अच्छे बुरे गॉड दोनों के साथ होगा जो दुनिया डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच रहे होंगे। जिसके बाद इसी चीज को लेकर मीटिंग बिठाई जाती है, जहाँ पे उन लोगों को कंफर्म हो गया था कि गॉड्स होते हैं और उनकी पावर एक फॉरबिडन स्पेल लेवल तक होगी। वहीं पे ही ने पहले ही रिपोर्ट दे दी कि टावर के अंदर जो भी चीजें मिलती हैं उनके ऊपर गॉड्स की ब्लेसिंग होती है, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि गॉड यहाँ पे खुद ब खुद भी अपीयर हो जाएगा। वहीं पे चुवानसो गिल्ड की लीडर कहती हैं, सबसे परेशानी की बात यह है कि उस फॉरबिडन स्पेल ने इवल गॉड तक को मार नहीं पाया और ये सबसे बुरी न्यूज होगी। वांगसो गिल्ड की लीडर आगे से कहती हैं कि अगर इवल गॉड दुनिया को खत्म करना चाहता है तो वो लोग उसे रोक भी नहीं पाएंगे। इल्यूमिनेटी गिल्ड का लीडर कहता है कि शायद से टावर के अंदर कोई ना कोई तरीका होगा इविल गॉड से निपटने के लिए, इसलिए उन लोगों को वहां पे जाना चाहिए। इसीलिए बाकी सभी गिल्ड के लीडर भी यही सोचते हैं कि उन्हें अंदर जाने देना चाहिए। वह भी अपने मन के अंदर सोचता है कि ये सभी बस इविल गॉड के नाम पे अंदर जाना चाहते हैं और नए नए चीजों का खोजना चाहते हैं ताकि इन सभी को गॉड की ब्लेसिंग मिल चुके। इसीलिए ही उन्हें डराने के लिए कहता है कि अंदर के मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, अगर उन्हें जाना है तो फिर वो जा सकते हैं, उसे कोई भी दिक्कत नहीं है। इसीलिए उनमें से कोई एक बंदा कहता है कि ब्लेसिंग और रिकॉग्निशन ऑफ द गॉड्स, हमें नहीं लगता है कि हम लोग इसके लिए अभी तक क्वालिफाइड हैं। वुयू गिल्ड के प्रेसिडेंट लॉफेंग से पूछते हैं कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। इसके बाद हम लोग लॉफेंग को देखते हैं, जिसका कैरेक्टर देखने में थोड़ा खतरनाक लग रहा था, और वो उन लोगों से कहता है कि मैं इसमें क्या कहूँ, क्या तुम लोग क्वालिफाइड नहीं हो अंदर जाने के लिए। प्रेसिडेंट लॉफेंग से कहते हैं कि इतना ज्यादा गुस्सा मत हो, कुछ बड़ा हुआ है इसीलिए हम लोगों ने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। इस पे लॉफेंग आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि उनकी डिसाइपल सुलैन ने यूनिवर्सिटी के अंदर हो रही अजीब दिक्कतों के बारे में बताया तो उन लोगों ने उसकी बेइज्जती की और इसके अलावा वहाँ पे एक अलग से इन्वेस्टिगेशन टीम को भेज दिया और सब कुछ उससे छीन लिया और उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम घंटा को उखाड़ नहीं पाई और सिटी के अंदर बहुत ज्यादा बवाल हो गया। अगर मिस्टीरियस पावर हाउस वहाँ पे ना होता तो फिर पता नहीं कितने सारे मासूम लोगों की जाने ऐसे ही चले जाते हैं। हमें पता चलता है कि ये लोन साइडो के फॉर्मर लीडर रह चुके हैं और जब भी इन्हें गुस्सा आता है तो इनका चेहरा घोस्ट राइडर की तरह बन जाता है। तो फिर प्रेसिडेंट लॉफेंग से कहते हैं कि उन्हें सोलन की जरूरत है क्योंकि सोलन के पास मिस्टीरियस पावर की कुछ जानकारी है और शायद से वो लोग मिस्टीरियस पावर यानी फेंग के साथ कुछ कर सकते हैं। लेकिन लॉफेंग आगे से हंसते हुए मना करने लगते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें मेरे डिसाइपल की जरूरत है। तो फिर प्रेसिडेंट आगे से उनकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं जो भी उन्हें चाहिए था, जैसे कि कमाल की 2 बोतलें वाइन और सोलन को मिलिट्री के अंदर पोस्ट और उसकी मैन पावर को बढ़ा देना। तो फिर लॉफेंग आगे से शांत हो जाते हैं और वो इस चीज के लिए मान जाते हैं। वहीं पे फेंग के पास नया मिशन आ जाता है जबकि पुराना वाला पूरा नहीं हुआ था। सिस्टम फेंग से कहता है कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, छोटी सी दिक्कत है, बस उसे सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करना है और सिस्टम को ठीक होने दो। जिसके बाद जब फेंग बाहर आता है तब उसको वहाँ पे दिखाई देता है कि सोलन उसे मिलने के लिए आए थे। डुआनो ने बताता है कि इन्हें मिस्टीरियस पावर हाउस से कुछ मदद चाहिए। वहीं पे डुआन जैसे ही लॉफेंग को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन लॉफेंग बहुत ज्यादा बड़ी हस्ती है। उसने अपने जवानी के दिनों में ऐसे कई सारे कारनामे किए हैं जिसे आजकल के जो बच्चे हैं वो उन्हें अपना आइडल मानते हैं। जिसके बाद वो लोग फेंग को बताते हैं कि वो लोग यहाँ पे फेंग से मदद मांगने के लिए आए हैं क्योंकि उन्हें एक इवल गॉड मिला है और वो लोग चाहते हैं कि फेंग उनकी मदद करे उस इवल गॉड को हराने के लिए। वहीं पे फेंग इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो खुद को कैसे हरा दे। इतना सब बताने के बाद सोलन और लॉफेंग वहाँ से निकल जाते हैं अपने काम से। वहीं पे फेंग अपने मन के अंदर सोच रहा था कि उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मिशन को पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो काफी ज्यादा देर हो सकती है। लेकिन परेशानी ये थी कि वो टावर के अंदर ऐसे नहीं घुस सकता है क्योंकि शील्ड उसे रोक नहीं पा रही थी। इसीलिए फेंग को कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा अंदर जाने के लिए। इसीलिए फेंग फैसला करता है कि वो अपनी जगह डुआन को वहाँ पे भेजेगा और वो डुआन की मदद से ही मिशन को पूरा कर सकता है। इसके बाद फेंग डुआन से पूछता है कि वो कितने सारे फ्लोर्स को क्लियर कर सकता है। डुआन बताता है कि अगर वो अपना पूरा जोर लगा दे तो वो 35 फ्लोर्स को क्लियर कर सकता है। फेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर मैं उसे वहाँ पे भेज दूं तो मेरा काम बन जाएगा, लेकिन उससे पहले मुझे इसे स्पेशल ट्रेनिंग सेशन देना पड़ेगा। जिसके बाद लॉफेंग को पता चलता है कि फेंग वहाँ पे किसी को भेजना चाहता है ताकि वो प्रैक्टिस कर सके। तो फिर लॉफेंग इसके लिए मान जाते हैं कि डुआन उनके यहाँ पे ट्रेनिंग कर सकता है। इसके बाद लॉफेंग सोलन को बताता है कि कल कई सारे गिल्ड टावर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे
लेकिन वो सभी फेल हो गए, जिससे सुलन हैरान होकर कहती है कि प्रेसिडेंट लियू कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इसके बावजूद वो टावर के टॉप पे नहीं जा सके। लेकिन लाओफंग डुआन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि डुआन कुछ कर सकता है, और उनके चेहरे के ऊपर दोबारा घोस्ट रेडर की तरह आग जलने लगती है। इसके बाद डुआन के लिए ट्रायल को रेडी कर दिया जाता है, और डुआन अंदर जाने ही वाला था कि उससे पहले लाओफंग उसे पूछते हैं क्या उसके मिस्टीरियस पावर हाउस ने ये बताया क्या इविल गॉड दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। डुआन ने यही सेम सवाल फेंग से भी पूछा था, यानी इविल गॉड से। इसमें फेंग ने उसे बता दिया था कि जब तक वो यहाँ पे है तब तक ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और डुआन ये जवाब लाओफंग को भी बता देता है। इसके बाद वो लोग डुआन को मिस्टीरियस पावर हाउस यानी सीक्रेट रियलम के अंदर भेज देते हैं, जहाँ पे डुआन का सामना करने के लिए कई सारे मॉन्स्टर आ रहे थे, और वो सभी एक साथ डुआन के ऊपर हमला करते हैं। तो डुआन पीछे जाके गिरता है। फेंग से पूछता है क्या वो ब्रेक लेना चाहता है, लेकिन डुआन मना कर देता है। फेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि मैंने उसे ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पे भेजा था, लेकिन मैं भूल गया था कि इंसानों की लिमिट होती है, भले ही उनके पास वेपन और इक्विपमेंट क्यों ना हो, लेकिन जब तक मॉन्स्टर की कोई कमजोरी नहीं हो तब तक ये सब कुछ बेकार है। फेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर डुआन इस ट्रायल को पास नहीं कर पाता है तो फिर उसे खुद ही मिशन को कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके बाद फेंग वहाँ से बाहर निकल जाता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लेवल अप करना होगा, इससे पहले कि स्कूल दोबारा शुरू हो जाए। जिसके बाद फेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे डुआन के लिए कुछ इक्विपमेंट और स्किल्स को ढूंढ लेना चाहिए, जिससे वो अपनी ताकत को बढ़ा सके। जिसके बाद वो अपने पास से स्क्रोल को निकालता है और टेलीपोर्ट होते हुए एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे एक नई सीक्रेट रियलम बनी थी। जिसके बाद फेंग सीक्रेट रियलम के अंदर जाने लगता है ताकि वो डुआन के लिए कुछ वेपन और स्किल्स को ढूंढ सके। वहीं पे हम लोग सीक्रेट रियलम के अंदर देखते हैं तो फिर वहाँ पे कई सारे म्यूटेंट मॉन्स्टर्स थे, जो कि कई सारे इंसानों को मार के खत्म कर देते हैं, और जितने भी अंटर सीक्रेट रियलम के अंदर आ रहे थे ये उन सभी को मार के डीमन लॉर्ड के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं। और जब एक बार डीमन लॉर्ड अपनी पावर को अचीव कर लेंगे तब ये सभी लोग इंसानों के ऊपर हमला कर देंगे। वहीं पे हम लोग एक डेड बॉडी के देखते हैं जिसके ऊपर कोई चिप लगी हुई थी, और चिप की मदद से इन लोगों को ये सारी आवाज सुनाई दे रही थी कि ये सभी लोग हमला करने वाले हैं। ये लड़की अपने कैप्टन को बताती है कि म्यूटेंट्स ने कहा है कि वो बहुत जल्द ही रियलिटी के ऊपर हमला करने वाले हैं, जिससे ये सभी लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि पहले ही कई सिटीज के ऊपर हमला हो गया है और ये तीसरी बार होने वाला है। और ऊपर से ये लोग यहाँ पे स्क्वाड्स में आए थे, जिसमें से चौथी स्क्वाड तो पहले ही खत्म हो चुकी थी, और अगर ये लोग उन्हें रोकने की कोशिश भी करेंगे तब भी ये लोग उन्हें रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। इसीलिए कैप्टन अपने बाकी सभी लोगों से कहते हैं कि वो यहाँ से चले जाएं और बाहर जाके रिपोर्ट दे दें, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सिटी के सभी लोगों को बाहर निकाल दें। तब तक वो इन मॉन्स्टर्स को रोकने की कोशिश करते हैं। तो फिर वो लोग ना चाहते हुए भी वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद हम लोग कैप्टन को देखते हैं जो कि हल्का सा उदास थे, क्योंकि इन लोगों का आज बर्थडे था। जिसके बाद वो अपनी डॉटर को यानी बेबी गर्ल को कॉल करते हैं और उसे कहते हैं प्रिंसेस माफ कर दो, आज मैं आ नहीं पाऊंगा। तो फिर कैप्टन की डॉटर उन्हें हैप्पी बर्थडे विश करती है। इसी के बाद हम लोग देखते हैं कि कैप्टन के पीछे ही बहुत बड़ा धमाका होता है, और कैप्टन के जो लोग थे वहाँ से जा रहे थे उन्हें दिखाई देता है, और उन्हें लगता है कि अब कैप्टन मरने वाले हैं। उसी टाइम पे हम लोग सीक्रेट रियलम की एंट्रेंस को देखते हैं, जहाँ पे ये सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि कब डीमन लॉर्ड बाहर आएगा और इन लोगों के ऊपर एहसान करेगा। और वहीं पे हम लोग सीक्रेट रियलम के अंदर फेंग को देखते हैं, जिसने पहले ही अंदर का सारा काम खत्म कर दिया था, और उसने तो डीमन लॉर्ड को भी बर्फ के अंदर जमा दिया था। और वो डीमन लॉर्ड को जमाने के बाद कहता है कि तुमसे यार कमाल के एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं, मैं तो 37 लेवल पे आ गया, शुक्रिया। जिसके बाद सीक्रेट रियलम के एंट्रेंस में हम लोग देखते हैं तो वो लोग इंतजार कर रहे थे कि कब डीमन लॉर्ड बाहर आएगा, लेकिन डीमन लॉर्ड की जगह पे हमारा फेंग बाहर निकलता है, वो भी नाक खुजाते हुए। वहीं पे उन लोगों को यकीन नहीं होता है कि डीमन लॉर्ड नहीं आया, लेकिन उन्हें बाद में ऐसा लगता है कि फेंग डीमन लॉर्ड का एक दूत हो सकता है जो कि इनकी ईमानदारी चेक करने के लिए आया है। और वो लोग फेंग से पूछते हैं क्या तुम कोई दूत हो? फेंग आगे से कहता है नहीं। तो फिर वो लोग पूछते हैं तो फिर यहाँ पे क्या करने के लिए आया है? फेंग कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जिसके बाद वो लोग फेंग से कहते हैं कि तुझे पता है कि हम लोग कौन है? हम लोग एक क्लास के वांटेड क्रिमिनल हैं और हम लोगों ने 200 लोगों की जाने ली हैं। जिसपे फेंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा बोलते हो। जिसके बाद वो अपने फॉरबिडन स्पेल को रिलीज करते हुए कहता है कि अब तो तुम्हारे ऊपर इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। साथ ही में फेंग वहाँ पे अपनी नई स्किल का यूज करता है जिसका नाम सैरो ऑफ अब्यूज था। जिसकी मदद से उसे ये पता चल जाएगा कि एनिमी के वीक पॉइंट्स कौन कौन से हैं, जैसे कि कई सालों पुरानी इंजरी, घुटनों में दर्द, किडनी खराब होना। इसके बाद फेंग उनके लीडर से कहता है कि आ जाओ 1v1 करते हैं। तो फिर वो बंदा फेंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि तू कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। जिसके बाद वो लोग चिल्लाने लगते हैं कि उसे मार दो, उसे मार दो, लेकिन अचानक से उन सभी लोगों की बोलती बंद हो जाती है क्योंकि उनके सामने फेंग ने अपनी पावर्स को रिलीज कर दिया था। जिसके बाद फेंग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उस बंदे की उसी जगह पे हमला करता है जहाँ पे उसे चोट लगी थी। तो वो बहुत ज्यादा जोरों से चिल्लाने लगता है। जिसके बाद फेंग उन लोगों को एक एक करके इसी तरीके से मार देता है। जिसके बाद हम लोग कैप्टन को देखते हैं जो कि उन लोगों का आने का वेट कर रहे थे, लेकिन जब वो देखते
हैं कि 2 घंटे वेट करने के बाद भी वो लोग हमला करने के लिए नहीं आए हैं, तो वो भागते हुए एंट्रेंस के पास जाते हैं। और जब वो उस जगह पे जाते हैं तब वो ये देख के हैरान हो जाते हैं कि जितने भी क्रिमिनल्स थे वो सभी पूरी तरीके से मारे जा चुके हैं और उनकी लाशें भी नहीं बची हैं। तो फिर उनके टीममेट्स कैप्टन से कहते हैं कि वो जल्दी से रियलम के अंदर जाके देखे, शायद डीमन लॉर्ड अभी भी जिंदा हो सकता है। लेकिन कैप्टन बताते हैं कि वो पहले से ही रियलम के अंदर है और उन्हें अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि डीमन लॉर्ड पहले ही मर नहीं जम चुका है। जिसके बाद अगला सीन डुवान की विला का होता है, जहाँ पे डुवान फेंग को बताता है कि वो 45 लेवल पे अटक चुका है। लेकिन फेंग उसे कहता है कि उसे निराश होने की जरूरत नहीं है, वो दोबारा ट्रायल के लिए जाएगा और वो उसकी मदद करेगा लेवल अप करवाने के लिए। इससे डुवान खुश हो जाता है क्योंकि फेंग ने अभी तक उसके ऊपर गिव अप नहीं किया था। जिसके बाद वो भागते हुए बाहर निकल जाता है। जिसके बाद फेंग अपना फोन निकालता है और गेम खेलना शुरू करता है। और उसी टाइम पे फेंग के पास लाओ फेंग का कॉल आता है, सॉरी मैसेज आता है, और वो फेंग को बताते हैं कि उन्हें भी गेम खेलना काफी ज्यादा पसंद है और उनका लेवल तो फेंग से भी ज्यादा था। फेंग उनसे पूछता है कि उन्होंने गेम खेलना कहाँ से सीखा, तो वो फेंग को बताते हैं कि वो अपने ग्रैंड सन के साथ दोस्ती करने के लिए गेम खेला करते थे। अब तो वो बड़ा हो गया है लेकिन उनकी आदत नहीं गई है गेम खेलने के लिए। और लाओ फेंग फेंग से कहते हैं कि अगर वो उनके ग्रैंडसन से मिलता है तो शायद से वो दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं। इसके बाद अगला सीन क्लासरूम का होता है, जहाँ पे सभी लोग बैठ के बातें कर रहे थे और वहीं पे फेंग बड़े आराम से सो रहा था। उसे कोई लेना देना नहीं था कि लोग किस बारे में क्या बातें कर रहे हैं। इसके बाद वहाँ पे टीचर की आती है और वो उन लोगों को बताती है कि उनके क्लास में एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट आई है और वो स्टूडेंट और कोई नहीं मो क्यू थी। जिससे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि मो क्यू जो कि सुपरनोवा की लिस्ट के अंदर चौथे लेवल पे थी, वो पता नहीं उनकी क्लास के अंदर क्या करने के लिए आई थी। वहीं पे फेंग भी म्यूक्यू को पहचान जाता है क्योंकि उसकी मुलाकात सीक्रेट रियलम के अंदर पहले ही हो चुकी थी। वहीं पे म्यूक्यू यहाँ पे सिर्फ फेंग के लिए आई थी और वो टीचर से पूछती है क्या वो फेंग के बगल में बैठ सकती है। तो फिर टीचर को कौन सी दिक्कत थी, जिसके बाद वो सीधा जाके फेंग के बगल में बैठ जाती है। और म्यूक्यू के गॉडेस होने की वजह से सभी लोग फेंग को घूरते हुए देखने लगते हैं और सोचते हैं कि इस कचड़े के अंदर ऐसा है क्या जो युवे के साथ साथ अब म्यूक्यू भी इसके पीछे पड़ गई है। इसके बाद अगला सीन प्रिंसिपल ऑफिस का होता है, जहाँ पे लाओ फेंग अपने ग्रैंडसन को लेके आते हैं जिसका नाम फेंग रुई था। और लाओ फेंग प्रिंसिपल से कहते हैं कि ये भी उनके स्कूल के अंदर एडमिशन लेना चाहता है। वहीं पे वो दोनों ही इस चीज को देख के हैरान हो गए थे क्योंकि फेंग रुई ने नेशनल सुपरनोवा लिस्ट के अंदर 12वें नंबर का खिताब हासिल किया था, लेकिन उसके प्रोफेशन डार्क नाइट द ब्लड बॉर्न नाइट की वजह से वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि तब वो अपनी पावर के ऊपर से कंट्रोल खो सकता था और कई सारी परेशानी हो सकती थी। वहीं पे प्रिंसिपल को क्या फर्क पड़ता था, उन्हें तो बस टैलेंटेड स्टूडेंट्स की जरूरत थी और वो तुरंत इसके लिए मान जाते हैं। वहीं पे लाओ फेंग फेंग रुई के साथ साथ फेंग के लिए भी बात करने के लिए आए थे और वो प्रिंसिपल को बता देते हैं कि उन्हें 2 स्लॉट चाहिए ही चाहिए ट्रेनिंग कैंप के अंदर। प्रिंसिपल इस चीज के लिए मान जाते हैं लेकिन उन्हें यकीन नहीं होता है कि फेंग इन सभी चीजों के अंदर कैसे फंस गया। जिसके बाद हमें फेंग की क्लास को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लोग फेंग के पीछे फेंग रुई को देखते हैं और उसके बगल में म्यूक्यू को देखते हैं और उसकी राइट वाली तरफ पे हम लोग युवे को देखते हैं और युवे के पीछे हम लोग जू को देखते हैं और वहीं पे म्यूक्यू के पीछे जियांगसू को देखते हैं। और फेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये सभी साले मेरे क्लास के अंदर क्यों आ रहे हैं। वहीं पे जू फेंग से कहती है कि वो लोग यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि वो सभी फेंग के करीब रह सके। वहीं पे म्यूक्यू और युवे के बीच में क्लास हो रहा था फेंग को लेके। क्लास होने का मतलब होता है बीच में टकराव। वहीं पे म्यूक्यू को समझ में आ जाता है कि वो अकेली नहीं है जो फेंग के पीछे पड़ी हुई है, उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ऊपर से म्यूक्यू ने फेंग के लिए एक स्पेशल गिफ्ट का भी इंतजाम किया है जो उसे देने के लिए मौका ढूंढ रही है। वहीं पे क्लास के सभी लोग फेंग से बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि फेंग जैसा कचड़ा सुपरनोवा की लिस्ट के अंदर रह रहे हीरो के साथ बातें करेगा। वहीं पे फेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि आसपास का माहौल तो बड़ा कमाल का हो गया है और ऊपर से जो यूकी युवे की टीम के अंदर था और वो परेशानियां खड़ा करता था और फेंग को उसके गायब होने से चिंता हो रही थी कहीं पे पूछताछ न कर ली जाए। लेकिन अब किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि जाओ कहाँ पे चला गया है। जिसके बाद हम लोग जाओ के फादर को देखते हैं और उन्हें अपने बेटे की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, इसीलिए वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे उसे ढूंढने के लिए। लेकिन जब वो अपने बेटे के कमरे के अंदर जाते हैं तब उन्हें वहाँ पे किसी रिचुअल का सामान दिखाई देता है जो कि सेक्रीफाइस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इधर हम लोग स्कूल के अंदर देखते हैं तो रुई अपने पास से एक बुल निकालता है और फेंग को देता है। वहीं पे म्यूक्यू भी पीछे नहीं हटती है और वो भी एक गिफ्ट फेंग को दे देती है। फेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये सब कुछ तो मेज के लिए है, लेकिन वो अभी इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता है क्योंकि उसे किसी रियलम के अंदर जाना है। उसी टाइम पे सिस्टम एक्सेस डिनाइड कर देता है और उसे बताता है कि उसे 5 लोगों की टीम की जरूरत होगी अगले चैलेंज को पूरा करने के लिए। जिससे फेंग को समझ में आ जाता है कि अब उसे क्या करना है और वो उन दोनों के ही गिफ्ट्स को ले लेता है और उनसे कहता है कि वो गिफ्ट्स खाली हाथ लेगा नहीं। इसके बाद फेंग अपने पास से एक्सपीरियंस बूस्ट करने वाले 40 पोशन निकालता है और वो दोनों को 20-20 दे देता है। इससे वो दोनों
दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि ये पोशन अभी बहुत ज्यादा रेयर हैं और सिर्फ गिल्ड के इलाइट मेंबर्स को ही मिल रहे हैं। इसीलिए उन दोनों को समझ में आ जाता है कि उन्हें फेंग के पैर अच्छे से दबाने पड़ेंगे। जिसके बाद यो भी साइड से निकलती है और वो फेंग से कहती है कि उसके पास भी उसे देने के लिए गिफ्ट है। फेंग उससे पूछता है क्या चीज है, तो वो अपने पास से एक पोशन निकालती है और फेंग को बताती है कि ये जुवी ने युवे को देने के लिए कहा था और ये उसका एक नया पोशन है। इसके बाद फेंग भागते हुए डुआन के पास आता है और उसे वो पोशन दे देता है और उसे बताता है कि जुवी ने ये नया पोशन बनाना है जो कि एक तरह के अमृत की तरह है और वो उसकी लंबी से पुराने चोटों को ठीक कर देगा और वो इसका इस्तेमाल अपनी ट्रेनिंग से पहले कर सकता है। डुआन पोशन को पाके काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे जल्दी जल्दी पी लेता है तो उसे ऐसा फील होता है कि जैसे जैसे उसकी सारी इंजरीज ठीक होती जा रही हैं जो उसकी बॉडी पे बहुत पहले से ही थी। फेंग भी अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है तो उसे फेंग के सारे वीक पॉइंट दिखाई देते हैं जो धीरे धीरे करके गायब होने लगते हैं, यानी कि पोशन ने अपना काम कर दिया और उसकी सारी चोटों को ठीक कर दिया। जिसके बाद हम लोग डुआन को ट्रेनिंग के अंदर देखते हैं जहाँ पर एक मॉन्स्टर के साथ फाइट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसके अटैक को डॉज करते हुए डुआन के पेट के ऊपर हमला करता है जिससे डुआन बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। वहीं पे डुआन दोबारा खड़े होते हुए कहता है कि फेंग ने उसके ऊपर भरोसा किया है और वो उसे ताकतवर बनाना चाहता है, इसलिए वो इतनी जल्दी फेंग को निराश नहीं करेगा। इसके बाद वो दोबारा अपना टांस ले लेता है और वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर डुआन के ऊपर पत्थर लेके हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डुआन जल्दी से जंप करता है और उसके अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद वो अपनी ट्विन शॉट्स को उस मॉन्स्टर की पीठ के अंदर घुसा देता है और उसे काटते हुए नीचे आ जाता है और वो उसे भी मार देता है। जिसके बाद बाकी लोगों से कहता है कि अगले मॉन्स्टर को भेजा जाए, लेकिन सूलन बताती है कि उनके पास अब कोई मॉन्स्टर बचा ही नहीं है कि वो लोग डुआन की प्रैक्टिस करवा सकें। डुआन खुशी के मारे रोने लगता है क्योंकि उसने आखिरकार इस मिशन को पूरा कर लिया। जिसके बाद हम लोग लाओ फेंग को देखते हैं और खुशी के मारे उनका सर फिर से जलने लगता है, लेकिन सूलन उनसे कहती है कि वो ऐसा करना बंद करें क्योंकि जब जब वो अपनी आग का इस्तेमाल करेंगे तब उनकी जिंदगी रेखा खत्म होते जाएगी। यानी लाओ फेंग जब भी डार्कनेस ऑफ पावर का यूज करेंगे उन्हें तब तक अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा डार्कनेस ऑफ पावर को देना पड़ेगा। इसीलिए सूलन उनसे पूछती है क्या यहाँ पे कोई तरीका नहीं है जिससे वो अपनी हेल्थ को फिर से ठीक कर सके, जिसपे वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लाओ फेंग डुआन को ट्रायल्स ऑफ द गॉड टावर के अंदर लेके जाते हैं जहाँ पे वो फ्लोर्स को क्लियर कर सके। वहीं पे ही डुआन से कहते हैं हम लोग चाहते हैं कि हम तुम्हारी फाइट को रिकॉर्ड्स करें, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, और डुआन को इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी। इसके बाद वो लोग डुआन की फाइट्स को देखने लगते हैं तो वो लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि डुआन इतना ज्यादा शक्तिशाली होगा। वहीं पे हम लोग फेंग को देखते हैं और वो भी डुआन की लाइव स्ट्रीम को देख रहा था जहाँ पे वो काफी तेजी के साथ फ्लोर्स को क्लियर करते हुए जा रहा था और वो सभी गिल्ड के लीडर्स हैरान होकर कहते हैं कि ये तो साला हमसे भी तेज है, क्या ये सच में 4th लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन है। वहीं पे डुआन की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि वो मिनटों के अंदर ही फ्लोर्स को क्लियर करते हुए जा रहा था और कुछ ही घंटों के अंदर वो डायरेक्ट 15 फ्लोर पे आ जाता है। जिसके बाद डुआन का सामना एक पावरफुल मॉन्स्टर से होता है क्योंकि ये लास्ट मॉन्स्टर बॉस था, लेकिन डुआन उसे भी हरा देता है और डुआन जैसे ही उस मॉन्स्टर को हराता है तब वो ट्रायल को कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद डुआन को गॉड की ब्लेसिंग दी जाती है और इसका रिवॉर्ड था गॉड्स फॉरबिडन स्पेल, लेकिन ये ब्लेसिंग सिर्फ पहले उसी इंसान को दी जाएगी जिसने सबसे पहले ट्रायल को कंप्लीट किया हो। बाकी जो लोग ट्रायल को कंप्लीट करेंगे उन्हें ये ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। इसीलिए मास्टर ही को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद सबसे पहले ट्रायल वाला गॉड का जो सिस्टम था वो डुआन को स्कैन करता है तो डुआन के अंदर क्वालिफिकेशन नहीं थी फॉरबिडन स्किल को सीखने के लिए। वहीं पे फेंग को ये बात समझ में आ जाती है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ के हंटर्स अभी तक अपने फुल पोटेंशियल को यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें ब्लेसिंग किसी भी कीमत में नहीं मिलेगी। इसके बाद डुआन के रिवॉर्ड को शिफ्ट कर दिया जाता है और उसे डिवाइन एम्बलप दिया जाता है। इसकी मदद से वो हिडन प्रोफेशन को अचीव कर सकता है या फिर कुछ नए प्रोफेशन को अवेकन कर सकता है। इस पे डुआन को 2 कैरियर पाथ दिए जाते हैं। पहला पाथ होता है शॉर्ट सेंट ऑफ द मार्शल आर्ट स्पिरिट, दूसरा पाथ होता है सुप्रीम फाइटिंग सेंट। इस पे डुआन शॉर्ट स्वर्ड्स को इस्तेमाल करता था तो वो पहले ऑप्शन को चूज कर लेता है। इसके बाद डुआन को उसका रिवॉर्ड दिया जाता है तो उसकी पावर्स पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और उसके जितने भी स्टेटस थे वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वहीं पे डुआन जैसे जैसे डिवाइन एम्बलप को एब्जॉर्ब कर रहा था तो बाहर की तरफ जो टावर था वहाँ पे एक बहुत बड़ा पैनल आ जाता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि ट्रायल ऑफ द गॉड्स को कंप्लीट कर लिया गया है और उनके वर्ल्ड का लेवल 1% से बढ़ जाता है और वहीं पे डिवाइन एम्बलप का ड्रॉप रेट 0 से 1 हो जाता है और ये पैनल हर जगह पे हर किसी को दिखाया जा रहा था तो सभी लोग इसकी फोटो लेने लगते हैं। वहीं पे केंग के पास एक नया मिशन आता है कि उसे भी ट्रायल को कंप्लीट करना है और अपनी पावर को बढ़ाना है। इसके बाद डुआन ट्रायल से बाहर निकलता है तो सभी लोग उसका इंतजार कर रहे थे और अपने मन के अंदर सोचते हैं कि इसकी ताकत उम्मीदों से पार
जा चुकी है। इसीलिए वो लोग सोचते हैं कि डुआन जिसके पास रहेगा उन्हें फ्यूचर में बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसीलिए सभी गिल्ड्स के लीडर डुआन को अपने गिल्ड के अंदर ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट करने लगते हैं। डुआन उनसे कहता है कि वो सोच के इसके बारे में बताएगा। इसके बाद डुआन अपने विला के अंदर आ जाता है और वो काफी ज्यादा खुश होता है कि उसने फेंग को निराश नहीं किया। इसके बाद डुआन अपने पास से एक ड्राइंग बनाता है और फेंग से पूछता है क्या वो डिवाइन एम्बलम इस तरह का दिख रहा था। इस पे डुआन बताता है कि शेप तो बिल्कुल शेप था, लेकिन पैटर्न जो है वो थोड़ा सा चेंज था। डुआन जब पूछता है कि उसे इसके बारे में कैसे पता है तो फेंग बताता है कि उसके पास एक पहले था, लेकिन उसने किसी और को दे दिया। इससे डुआन काफी ज्यादा हैरान होता है कि फेंग के पास भी डिवाइन एम्बलम है। वहीं पे फेंग को अब काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, लेकिन डुआन का जो पावर था उसे डिवाइन पावर के द्वारा कंडेंस किया गया था, और क्योंकि फेंग के पास भी डिवाइन पावर है इसीलिए फेंग भी बिना किसी दिक्कत के अंदर ऑर्डिनरी सीक्रेट रियलम के अंदर डिवाइन एम्बलम्स को बना सकता है। क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो एक इवल गॉड है, लेकिन इसके बावजूद वो एक गॉड है। लेकिन यहाँ पे चिंता करने वाली बात ये भी थी कि यहाँ पे 12 मेन गॉड्स भी हैं, और इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि डुआन का इनका सामना फ्यूचर में करना पड़ेगा। इसके बाद डुआन फेंग को बताता है कि बाकी जितने भी गिल्ड्स हैं वो डिवाइन एम्बलम के चक्कर में सीक्रेट रियलम्स को ढूंढना शुरू कर दिए हैं, और उसे पूरा यकीन है कि शायद कुछ ही दिनों के अंदर या फिर वो लोग कुछ ही सालों के अंदर उन्हें ढूंढ सकते हैं। उसी टाइम पे सिस्टम फेंग को बताता है कि डुआन ने ट्रायल्स ऑफ गॉड को कंप्लीट कर लिया है, इसलिए उसका मिशन पूरा कर दिया जाता है। फेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पे परेशानी मेरा एनिमी है। अगर डिवाइन एम्बलम किसी को मिल जाता है तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब सबसे परेशानी की बात यहाँ पे फॉरबिडन स्पेल है। अगर फॉरबिडन स्पेल फेंग के किसी दुश्मन के हाथ में चला जाता है तो ये बहुत ज्यादा बवाल हो सकता है, और गलती से भी अगर किसी गॉड को डुआन के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल गया और फिर बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। इसीलिए फेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पे ऐसा कोई रास्ता हो सकता है कि जो डिवाइन स्पेल या फिर ब्लेसिंग है वो मेरे लोगों को मिले तो मजा ही आ जाए। लेकिन ये काम फेंग के लिए करना काफी ज्यादा मुश्किल था। जिसके बाद डुआन फेंग को एक और चीज बताता है कि वो जैसे ही ट्रायल को पार करके बाहर निकला था तो अजूरे सार्फ गिल्ड वाले बीच में उंगली करने लगे थे, और उन्होंने डुआन के पास जो भी रिवॉर्ड थे उन्हें ले लिया था, क्योंकि वो टावर उन्हीं का था। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो भी चीज उन्हें रिवॉर्ड के तौर पे मिलेगी वो अजूरे सार्फ गिल्ड के पास ही जाएगी। क्योंकि डुआन ने पहले ही एम्बलम को एब्जॉर्ब कर लिया था, इसीलिए उसके पास बाकी बचे रिवॉर्ड जो थे वो उन लोगों को दे देता है। मास्टर ही को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो बात मन के अंदर ही दबा लेते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरी चीज मिल गई थी जो कि हाई ग्रेड के पोशन थे, और इसका इस्तेमाल करने से स्किल स्लॉट को हटा दिया जाता था और एक नया स्किल स्लॉट वहाँ पे बनाता था। और ये काफी ज्यादा कमाल की चीज होती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम का आएगा। इसलिए उन लोगों को लगता है कि वो लोग इससे काफी ज्यादा अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और मास्टर ही डुआन से कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसे इन रेसिपी को किसी के बारे में नहीं बताना है। डुआन कहता है कि मैं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन फेंग को पहले से ही पता है। इससे वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या डुआन के पास कोई यकीन है, क्या सबूत है कि फेंग के पास ये जो पोशन है असली के हैं। जिसपे डुआन आगे से कोई भी जवाब नहीं देता है। तो मास्टर ही को लगता है कि डुआन ये सब कुछ झूठ बोल रहा है ताकि वो मिस्टीरियस पावर हाउस को जाके रिसिप्ट्स के बारे में बता सके और इन लोगों से सब कुछ छीना जा सके। लेकिन डुआन बाद में कहता है कि उसके पास कोई सबूत तो नहीं है और ना ही कुछ प्रूफ करेगा, लेकिन फेंग को उस पोशन का फॉर्मूला भी पता है जिससे हाई ग्रेड एक्सपीरियंस को बढ़ाया जा सकता है। तो फिर मास्टर ही के सपने चूर चूर हो जाते हैं और वो आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। बाकी सभी गिल्ड्स के लीडर भी चिल्लाते हुए कहते हैं कि ऐसा होना नामुमकिन है, डुआन पक्का झूठ बोल रहा होगा। वहीं पे लाओफेंग भी पीछे खड़े होकर हंसने लगते हैं। तो फिर एक लीडर उनसे पूछते हैं कि तुम हंस क्यों रहे हो। तो फिर लाओफेंग आगे से कहते हैं क्योंकि उन्हें कुछ मजेदार याद आ गया। तो फिर उन्हें लाओफेंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। दरअसल रूई ने लाओफेंग को पहले ही बता दिया था कि फेंग ने उसे 20 बोतलें पोशन की दे दी हैं, बस ऐसे ही बिना किसी दिक्कत के। जिसके बाद डुआन और लाओफेंग वहां से निकलने लगते हैं। रास्ते के बीच में लाओफेंग डुआन से कहते हैं कि फेंग के पास और भी पोशन हो सकते हैं। इसके बाद लाओफेंग डुआन को बताते हैं कि डार्कनेस पावर का यूज करने की वजह से उनकी बॉडी दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है और उनके पास जीने के लिए कुछ ही साल बचे हुए हैं, लेकिन वो अपने ग्रैंडसन के साथ थोड़े से और साल बिताना चाहते हैं। इस पे डुआन लाओफेंग से कहता है कि वो फेंग से इसके बारे में पूछ के बताएगा। डुआन फेंग से कहता है कि उसने वहाँ पे अपनी तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं लिया। फेंग उससे कहता है कोई बात नहीं है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वहीं पे फेंग सच में लाओफेंग की मदद करना चाहता था, इसीलिए उसके पास एक पोशन था जिसका नाम नाउरिशिंग पोशन था और फेंग को यकीन था कि ये पोशन लाओफेंग के ऊपर पक्का कोई ना कोई असर करेगा ही। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।